हेलो एवरीवन, वेलकम बैक द सुपर कंटेंट क्लास। एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल द सुपर कंटेंट क्लास में। साथियों, आपको बता दें कि अभी तक हमने 169 यानी 169 अनुच्छेद तक कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद हम लोग 174 संविधान अनुच्छेद से आगे कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आप लोगों को बता दें कि यहाँ पे आप देखेंगे कि संविधान के जितने भी अनुच्छेद हैं और जितने भी अभी तक पार्ट हुए हैं वो लगभग 5 पार्ट में कंप्लीट हो चुके हैं। आगे भी इसी तरह से पार्ट आगे चलता रहेगा। अभी आपको जितने भी मतलब क्वेश्चन आए हैं जो एग्जाम में बने हुए हैं वो सारे क्वेश्चन भी आपको इसमें देखने को मिलते रहेंगे। चैप्टर वाइज हम इसे कंप्लीट कर रहे हैं, तो आप लोग इस सेशन को जरूर देखिएगा। और जो नए लोग हैं वो छोटे छोटे सेशन को जरूर देखेंगे, क्योंकि हमने 20-25 मिनट से ज़्यादा बड़ा सेशन नहीं बनाया है। तो ये सेशन 20 से 25 मिनट का ही रहता है, लेकिन आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल और बहुत ही मददगार साबित होगा। आपको बता दें कि इसका एक बड़ा सा सेशन आपको एट लास्ट में देखने को मिलेगा, जो लगभग 2.5 से 3 घंटे का सेशन होगा। तो वो होगा जो लोग मतलब एक बार पढ़ चुके हैं उन लोगों के लिए होगा, या जो लोग नहीं पढ़े वो भी देख सकते हैं, क्योंकि चीज़ें यही सब रहने वाली हैं, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। चलिए आइए शुरुआत करते हैं। हम देखते हैं अनुच्छेद 174। तो जब 174 की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे आप लोगों को देखने को मिल जाएगा कि राज्यपाल द्वारा राज्य विधानमंडल के समय समय पर सत्र बुलाने और उसका सत्र अवसान करने तथा विधानसभा को विघटित करने का अधिकार आपको अनुच्छेद 174 में देखने को मिल जाएगा। आगे हम बात कर रहे हैं, यानी कि आप देखेंगे जिस तरह से राष्ट्रपति जो है समय समय पर सत्र बुलाते हैं, सत्र अवसान करते हैं और उसका विघटन करते हैं, तो उसी तरह से आपको यहाँ पर भी देखने को मिल जाएगा। आगे बात करते हैं अनुच्छेद 178 में। तो 178 में आपको देखने को मिलेगा विधानसभा का अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष जो होते हैं वो आपको अनुच्छेद 178 में देखने को मिल जाएंगे। अब यहाँ से आप लोग एक चीज़ और अनुमान लगा सकते हैं कि अनुच्छेद 178 से आप देखेंगे तो विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की शुरुआत होती है। यहाँ से आप देखेंगे इसके बाद अनुच्छेद 200 में देखेंगे तो राज्यपाल द्वारा विधेयकों की अनुमति देना तथा या फिर अनुमति पर रोक लेना या राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित कर लेना, ये अनुच्छेद 200 में आपको देखने को मिलेगा। राष्ट्रपति जो है वो है अपने हिसाब से ये जैसा उन्हें लगता है उस तरह से करते हैं। अनुच्छेद 200 में आप देखेंगे तो ये विधेयक जो आता है उसको अनुमति देते हैं या उसे रोकने का काम भी कर सकते हैं, या अगर उनको ऐसा लगता है कि विधेयक को राष्ट्रपति को विचार के लिए भेज देना चाहिए तो वो राष्ट्रपति को विचार के लिए भेज देते हैं। ऐसी शक्तियां जो है आपको अनुच्छेद 2 में मतलब राज्यपाल को देखने को मिल जाएंगी। आगे बात करते हैं अनुच्छेद 213 में। तो आप देखेंगे अनुच्छेद 213 में तो विधानमंडल को विश्रांति काल में राज्यपाल का अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। अब जिस तरह से अध्यादेश जारी करने की शक्ति जो है आप देखेंगे राष्ट्रपति को प्राप्त है, राष्ट्रपति को संसद में प्राप्त है, तो यहाँ पे आप विधानमंडल में देखेंगे तो राज्यपाल को इसी तरह की शक्ति प्राप्त है। जब जो है विधानमंडल का सत्र जो है वो ना चल रहा हो, यानी सत्र खत्म हो गया हो, कोई सत्र ना चल रहा हो और किसी तरह के नियम कानून की आवश्यकता पड़ जाती है, तो अनुच्छेद 213 के तहत राज्यपाल जो है अध्यादेश जारी कर देते हैं और यह एक निश्चित समय के लिए एक नियम बन के चला आता है। बाद में जब सत्र की शुरुआत होती है तो इस पर बातचीत होती है। इसके बाद अगर कानून बनाना होता है तो उस विधानमंडल में पास करा लिया जाता है और एक कानून का रूप उसे दे दिया जाता है। अगर नहीं ऐसा होना होता है तो नहीं पास होता है तो वो वहीं पर समाप्त हो जाता है, उतने ही दिनों के लिए रहता है जितने दिन सत्र की बैठक नहीं हुई होती है। तो ऐसे नियम को राज्यपाल द्वारा उतने दिनों के लिए लागू कर लिया जाता है जब तक सत्र न चलता हो। इसके बाद अगर देखेंगे तो अनुच्छेद 214 में तो राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय की व्यवस्था जो है आप देखेंगे तो 214 में देखने को मिल जाएगी कि राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होना चाहिए। इसका विवरण जो है आपको अनुच्छेद 214 में देखने को मिल जाएगा। इसी तरह से आप एक चीज़ और जरूर यहाँ पे देखिएगा, जैसे देखिए यहाँ पे अनुच्छेद 214 में उच्च न्यायालय की व्यवस्था है और वहाँ पे क्या है मतलब सुप्रीम कोर्ट में मतलब सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्था जो है वो 124 में किया गया है। तो आप देख रहे होंगे इसमें केवल मतलब अंकों का हेर फेर है।
इसी तरह से कई सारे अनुच्छेद जो है आपस में मिलते जुलते हैं, तो इस तरह से आप रिलेट करके पढ़ेंगे तो आपको देखने को मिल जाएगा। वहाँ पे आप देखेंगे तो 114 है, यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा तो 200 वहाँ पे 124 है, यहाँ पे आपको 214 देखने को मिल जाता है। इसी तरह से आगे भी और अनुच्छेद मिलते जाते हैं, तो उसे भी हम आपको रिलेट करते बताते चले जाएंगे। आगे चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे 215 में, तो 215 में क्या चीज़ें हैं, तो 215 में आपको देखने को मिलेगा कि उच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना, यानी जब भी हाई कोर्ट जो है वो अपना कोई फैसला सुनाएगा या किसी फैसले पर बातचीत होगी तो और उसके द्वारा उस पर निर्णय दिया जाएगा, तो वो एक नियम का रूप ले लेता है, यानी कानून बन जाता है। इसी को कहा जाता है कि अभिलेख न्यायालय। जो ऐसी बातें जब भी कोई किसी चीज़ पर निर्णय आए और वो कानून का रूप ले ले तो उसे अभिलेख न्यायालय की संज्ञा दी जाती है, उस बात को मतलब नियम मान लिया जाता है। इसी तरह से आप देखेंगे सुप्रीम कोर्ट भी एक अभिलेख न्यायालय है, और यहाँ पे अनुच्छेद 215 में आप देखेंगे तो हाई कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय देखने को मिल जाएगा। आगे बात कर रहे थे अनुच्छेद 216 में आप देखेंगे तो उच्च न्यायालय के गठन की बात की गई है। उच्च न्यायालय के गठन की बात की गई है 216 में। अनुच्छेद 217 की अगर हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति तथा उसके पदों की शर्तें यहाँ पर देखने को मिलेगी। ये सारी की सारी बातें आपको याद रखना है, क्योंकि यहाँ से सवाल बनते हैं। अब यहाँ पे ज़्यादा कभी कभी सवाल बनते हैं जो बड़े एग्जामों में यहाँ से सवाल देखने को आपको ज़रूर मिल जाएंगे, जैसे पीसीएस हो गया, यूपीएससी में हो गया, और तमाम ऐसे बड़े एग्जाम होते हैं या सीडीएस वगैरह में, तो यहाँ पे आप देखने को पाएंगे ऐसे सवाल देखने को मिलेंगे। इसके बाद अगर देखेंगे 226 में आप देखेंगे तो उच्च न्यायालय को कुछ रीट जारी करने की व्यवस्था 226 में देखने को मिलेगी। आगे बात करते हैं अनुच्छेद 231 में, दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की व्यवस्था 231 में है। इसे आप जरूर याद रखेंगे, क्योंकि ये चीज़ें आपको हर एक एग्जाम में पूछी जाती हैं और यहाँ से सवाल बहुत बार बना है, तो इसको आपको याद रखना है। बढ़ते हैं अगले अनुच्छेद की तरफ। तो अगला अनुच्छेद है 241। 241 में आप देखेंगे तो संघ राज्य क्षेत्र के लिए उच्च न्यायालय। संघ राज्य क्षेत्र यानी कि आप जैसे कहते हैं केंद्र शासित प्रदेश, इसे संघ राज्य क्षेत्र बोलेंगे। जैसे दिल्ली हो गया, पुदुचेरी हो गया, या फिर क्या कहते हैं यहाँ जम्मू इस समय है, वहाँ पे हो गया। तो ऐसे जो क्षेत्र हैं आपको वहाँ पे आपको 241 के तहत संघ राज्य क्षेत्रों के लिए एक उच्च न्यायालय की व्यवस्था की बात की गई है, तो ये आपको जरूर याद रखना है। ऐसे उसके बाद आप देखेंगे महत्वपूर्ण अनुच्छेद है ये, यहाँ पे आप देखेंगे तो ये चीज़ें आपको जरूर याद रखना है कि अनुच्छेद 243 का में आप देखेंगे तो ग्राम सभा की व्यवस्था की गई है 243 में। अब 243 खा में आप देखेंगे तो पंचायत के गठन की बात की गई है। 243 था में आप देखेंगे तो यहाँ पे नगर पालिका की व्यवस्था की गई। यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग ये मात्रा जो है थोड़ा सा काट दीजिएगा। इसके बाद देखते हैं अनुच्छेद 249 में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो है ये अनुच्छेद है। हर एक एग्जाम में लगभग ये रहता है कि ये हो सकता है पूछ लिया जाए। यहाँ दो तीन अनुच्छेद जो आप देखेंगे 266 तक जो अनुच्छेद देख रहा है आपको यहाँ तक, तो यहाँ तक लगभग पूछे जाने के बहुत ज़्यादा चांस होते हैं, तो यहाँ से आप जरूर याद रखेंगे। अनुच्छेद 249 में आप देखेंगे तो राज्य सूची के विषय में संबंध में राष्ट्र हित में विधि बनाने की जो शक्ति सांसद को प्राप्त हुई है 249 में। इसके बाद 253 में अंतर्राष्ट्रीय कारकों को प्रभावित करने के लिए विधान है। क्या है? अंतर्राष्ट्रीय कारकों को प्रभावित करने के लिए विधान आपको देखने को 253 में देखने को मिल जाएगा। 262 में आप देखेंगे तो अंतर्राज्यीय नदी के जल संबंधी विवाद का न्याय आपको देखने को मिल जाएगा। आपको बता दें कि ये आर्टिकल अभी कुछ सालों के पहले जो है चर्चा में रहा है, जहाँ पे आप देखेंगे कावेरी नदी जल विवाद आपको देखने को मिलेगा। तो 262 के तहत ही इसका निपटारा किया गया है। आगे बढ़ते हैं अनुच्छेद 263 में, तो अंतर्राज्यीय परिषद के संबंध एवं उपबंध देखने को मिल जाएंगे। ये भी इम्पॉर्टेंट अनुच्छेद है, बहुत बार सवालों में बने हैं। अनुच्छेद 266 की अगर हम बात कर रहे हैं, भारत और राज्यों की संचित निधियां और लोक लेखाओं के बारे में प्रावधान आपको देखने को मिलेंगे।
266 में। आगे देखते हैं 267 में, तो भारत की आकस्मिक निधि, ये भी इम्पोर्टेंट अनुच्छेद है। ये सारे इम्पोर्टेंट जितने अनुच्छेद आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं इस समय, वो सारे के सारे इम्पोर्टेंट ही बन रहे हैं। 280 वित्त आयोग, बहुत बार पूछा गया सवाल है। इसके बाद देखेंगे 300 का में आप देखेंगे, 300 का हमने आपको पहले से बहुत बताया है, हालांकि ये वैसे पूछा नहीं जाता है, लेकिन यह है कि आपको जानना है, बहुत ज़रूरी है। 300 का में क्या है कि विधि के प्राधिकार के बिना व्यक्तियों को संपत्ति से वंचित किया जाना है। आप इसको देख रहे होंगे तो 19 का में 19 में अनुच्छेद 19 में रखा गया है। संपत्ति का अधिकार जो था उसको जो है बाद में संशोधन करके 300 का या 300 ए में विधि के प्राधिकरण के बिना व्यक्ति को संपत्ति का अधिकार मतलब अधिक न रखने का प्रावधान किया गया है। इसमें पहले यह मौलिक अधिकार हुआ करता था, बाद में इसे जो है बदल के विधिक अधिकार बना दिया गया है। इसके बाद हम अगर बात कर रहे हैं तो अनुच्छेद 312 है। अनुच्छेद 312 में आप देखेंगे तो अखिल भारतीय सेवा का उल्लेख किया गया है, यानी कि अगर कोई ऐसी अखिल भारतीय सेवा का बनाना है तो अनुच्छेद 312 के तहत बनाया जाएगा। और आपको एक चीज़ और बता दें कि अखिल भारतीय सेवाओं का जब भी सृजन किया जाना होता है तो आप देखेंगे तो इसे जो है राज्यसभा द्वारा इसका सृजन किया जाता है, अखिल भारतीय सेवा का। ये चीज़ आप जरूर याद रखेंगे। इसके बाद देखेंगे अनुच्छेद 315 में संघ एवं राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग की व्यवस्था जो की गई है वह जो है 315 में आपको देखने को मिल जाएगी। ये दोनों इम्पॉर्टेंट अनुच्छेद है, तो दोनों आप जरूर याद रखेंगे। आपको हम एक बार फिर से याद करा दे रहे हैं कि यहाँ से आप देखेंगे 243 से आपको याद करना है और 315 तक आपको जरूर याद करना है। यहाँ से सवाल मतलब बनते ही बनते हैं, तो ये चीज़ें आपको जरूर याद रखना है। आगे देखते हैं 324 में आप लोग देखते होंगे तो निर्वाचन के अधीक्षक निर्देशन और नियंत्रण का निर्वाचन आयोग में निहित होना, तो ये चीज़ आपको याद रखना। मतलब आपको ये चीज़ जान लीजिए कि हमने इसमें जितने भी अनुच्छेद को मेंशन किया है वो सारे के सारे इम्पॉर्टेंट हैं और सवाल बहुत बार जो है वो एग्ज़ाम में बने हुए हैं, इसलिए हमने जहाँ से सवाल बने हैं वही अनुच्छेद जो है इसमें उठाया है और आप इसके बाद जो हमें इम्पॉर्टेंट लगा है वो सारे उठाए हैं। तो ये सारे आपको रटे होने चाहिए, याद होने चाहिए, एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके बाद देखेंगे अनुच्छेद 326 में आप देखेंगे लोकसभा और राज्यसभा के विधानसभाओं के निर्वाचन का वयस्क मताधिकार के आधार पर होना, 326 में आप देख लेंगे। आगे बढ़ते हैं 330 में आप देखेंगे तो यहाँ पे 330 में आप देखेंगे लोकसभा में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों का आरक्षण देखने को मिल जाएगा। लोकसभा में 330 की अगर बात की जाएगी तो लोकसभा में होगा। 331 में अगर आप देखेंगे तो अनुच्छेद 331 में लोकसभा में अगले भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व 104 में संविधान संशोधन 104वां जो संविधान संशोधन था उसी अधिनियम में 2019 द्वारा निरस्त करने का प्रावधान किया गया। यानी आप देखेंगे तो लोकसभा में जो अगल भारतीय समुदाय के लोगों को रखा जाता था उनको अब नहीं रखा जाएगा। ये 104वें संविधान संशोधन 2019 द्वारा इसको निरस्त कर दिया गया है। अब यहाँ पे आप एक चीज़ जरूर याद रखेंगे कि यहाँ पे जो रखे जाने का प्रावधान निरस्त किया गया है, ना कि सीटों को निरस्त किया गया है, ये चीज़ आप जरूर याद रखिएगा। इसके बाद देखेंगे अनुच्छेद 332 में तो राज्य की विधानसभाओं में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए स्थान का आरक्षण है। क्या है? अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए स्थानों का आरक्षण आपको 332 में देखने को मिल जाएगा। इग्लो इंडिया और जो अगल भारतीय समुदाय होंगे वो 331 में और 332 में आपको विधानसभा में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लोगों के लिए स्थान आरक्षण की बात कर रहे हैं। इसके बाद अनुच्छेद 333 में आप देखेंगे तो आपको राज्य की विधानसभाओं में अगल भारतीय, यहाँ पे रहना होगा, अगले नहीं है, ये गलत हो गया है, इसको आप सही कर लीजिए। अगल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व आपको देखने को मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं अनुच्छेद 104 में आप देखेंगे तो यहाँ पे नहीं, अनुच्छेद नहीं है, ये 104वां संविधान संशोधन है। तो 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा इसका निरसन प्रावधान किया गया है। तो यहाँ पर भी जो अगल भारतीय रखे जाते थे
विधानसभाओं में उन्हें भी 104वें संविधान संशोधन के साथ ही हटा दिया गया है। लोकसभा से भी हटा दिया है, विधानसभा से हटा दिया गया है। तो ये आप लोग जरूर याद रखेंगे। आगे बात कर रहे हैं अनुच्छेद 338 में। तो यहाँ पे अनुसूचित जाति आयोग की व्यवस्था की गई है अनुच्छेद 338 में। इसके बाद अनुच्छेद 338A में आप देखेंगे राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की व्यवस्था की गई है अनुच्छेद 338A में। आगे बढ़ रहे हैं अनुच्छेद 340 में देखेंगे। तो अनुच्छेद 340 में आपको देखने को मिल जाएगा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन अनुच्छेद 340 में देखने को मिल जाएगा। आपको यहीं पर एक चीज और बताना है कि जो अनुच्छेद 340 में पिछड़ा वर्ग आयोग है उसके अध्यक्ष कौन है, ये आपको जरूर बताना है। नहीं तो हम चलिए बता दे रहे हैं। तो उनका नाम है गंगाराम अहिर है, तो उनके नाम याद रखेंगे। इसके बाद अनुच्छेद 343 में संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि जो है वो देवनागरी आपको देखने को मिल जाएगी। ये चीज़ आप याद रखेंगे। यहाँ से तो सवाल से कम ही बनते हैं, लेकिन आप देखें जब हिंदी का पोर्शन देखने को मिलता है तो वहाँ पे ये सवाल जरूर बन जाता है। तो वहाँ पे दो तरह के सवाल हो जाते हैं। एक तो आपको पॉलिटिक्स से सवाल तो जरूर बन ही जाता है, ऊपर से ये हिंदी का भी सवाल बन जाता है। तो दोनों लिहाज से आपको इम्पॉर्टेंट अनुच्छेद है, तो याद रख लेना है। इसके बाद देखते हैं अनुच्छेद 344 में आप देखेंगे कि राजभाषा आयोग की व्यवस्था की गई है। अनुच्छेद 350A में प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधा देखने को मिल जाएगा अनुच्छेद 350A में। अनुच्छेद 352 में आप देखेंगे तो यहाँ से आप देखेंगे तो आपातकाल की व्यवस्था चालू हो जाती है। अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपात की घोषणा युद्ध और बाह्य आक्रमण है, ये वाह गलत हो गया है, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में अनुच्छेद 352 का प्रयोग किया जाता है। अगर आप देखेंगे अनुच्छेद 356 का, तो राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाने पर की दशा में अनुच्छेद 356 का प्रयोग किया जाता है। इस अनुच्छेद का प्रयोग सबसे अधिक बार उत्तर प्रदेश में हुआ है। आगे बात कर रहे हैं अनुच्छेद 360 की। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो वित्तीय आपात की घोषणा का प्रावधान किया गया है। हालांकि इस अनुच्छेद का अभी तक कभी भी भारत में प्रयोग नहीं किया गया है, अनुच्छेद 360 का। आगे बात कर रहे हैं अनुच्छेद 368 का। तो 368 में आप देखेंगे सांसद को संविधान में संशोधन करने की शक्तियां यहाँ पे 368 में प्रदान की गई है। यानी संविधान संशोधन की जो व्यवस्था है आपको 368 में देखने को मिल जाएगा। तो ये आपके जितने भी अनुच्छेद थे हमने उसे 2 क्लास में कंप्लीट कर लिया है। आगे उसके जो MCQ हैं वो भी हम सॉल्व करने का प्रयास कर रहे हैं। आपको बता दें कि ये MCQ जो है एग्जाम में जितने एग्जामों में पूछे गए हैं वहाँ से सारे MCQ उठाए गए हैं। जैसे लूसेंट हो गया है आपको बता दें, और उसके बाद आप देखेंगे घटना चक्र का पूर्व अवलोकन है। तो ये सब सारी किताबों से मिला के जहाँ से पूछे गए हैं। हालांकि वैसे क्वेश्चन तो बहुत बार पूछे गए हैं, लेकिन जो कई बार सवाल पूछे गए हैं मैंने उसको एक ही बार उठाया है, क्योंकि सवाल बहुत ज़्यादा हैं तो प्रत्येक को उठा पाना मुश्किल काम है। लेकिन मतलब एक सवाल जैसे आप देखेंगे अगर 368 से कोई सवाल बना है और वो कई बार बना है तो मैंने कई बार नहीं उठा के एक ही बार उठा दिया है, आपको वहाँ से याद हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले। यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ से सवालों का सिलसिला चालू हो रहा है। आप देखेंगे तो हम लोगों ने 55 सवाल अभी तक कंप्लीट कर लिए हैं, यानी 55 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। और आपको बता दें कि मैं 55 क्वेश्चन इसलिए यहाँ तक पहुँच पाऊँ 5 क्लासों में, क्योंकि आपको चैप्टर के पहले जब शुरुआत होती है तो वह उसके बारे में पूरा मैं आपको बता देता हूँ, ताकि आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में किसी तरह की परेशानी ना हो। पहले चैप्टर के बारे में बताया जाता है, फिर इसके बाद उसका MCQ सॉल्व कराया जाता है। तो आगे देखते हैं अनुच्छेद क्वेश्चन नंबर 55 की। तो 55 में हम देखेंगे तो भारतीय संविधान में आरंभ में कितने अनुच्छेद थे, तो आपको देखने को मिल जाएगा तो आरंभ में 395 अनुच्छेद देखने को मिलेंगे। कितने हैं? 395 अनुच्छेद देखने को मिलेंगे। अभी की अगर हम बात कर रहे हैं तो आपको बता दें कि इस समय जो संविधान में अनुच्छेदों की संख्या बढ़ के हो गई है वो लगभग 370-75 के आसपास पहुंच चुकी है। अब 370-75 कैसे पहुंचा? जैसे संविधान में तो वैसे तो 395 ही अनुच्छेद है, लेकिन उसमें ABCD ऐसे करके बहुत सारे अनुच्छेद बढ़े हैं, तो वो सारे मिला के 370-72 के आसपास पहुंच चुके हैं। आगे बात करते हैं सवाल नंबर 56 की। तो आप देखेंगे तो मूल भारतीय संविधान में कुल में कितने भाग
कितने भाग, अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं, ये आप देखेंगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो झारखंड पीसीएस 2017 का सवाल बना है ये। तो यहाँ पे मूल भी पूछता है या संविधान में पूछ लेता है, तो दोनों को आपको याद रखना है। आगे देखेंगे तो इसके आंसर में हो जाएगा, तो 22 भाग हैं, 395 अनुच्छेद हैं और 8 अनुसूचियों में विभक्त किया गया था। इस समय कितनी हैं? तो 22 भाग है, 395 अनुच्छेद है और 12 अनुसूचियों में इसे विभक्त किया गया है। केवल अगर अनुच्छेदों की बात करेंगे तो आपको वहाँ पे 370 के आसपास जो ऑप्शन होगा वो लगाना होगा। इस पे थोड़ा सा हम लोग एक बार फिर से बात करेंगे आगे वाले सेशन में, कि आपको वहाँ से अगर बनेगा कि इस समय कितने अनुच्छेद हो गए हैं, तो उस कितने हैं, तो उसके बारे में आपको आगे बताएंगे। बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 57 की, तो भारतीय संविधान में शामिल हैं। तो ये सवाल आपको देखने के बिहार पीसीएस 2003 में देखने को मिल जाएगा। तो 395 अनुच्छेद हैं, 22 भाग हैं और 12 अनुसूचियां देखने को मिलेंगी। अगला सवाल है 58 नंबर है, तो सूची 1 सूची 2 का मिलान है, आप मिलान में देख लीजिए। देखेंगे तो आपको देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे देखेंगे तो नए राज्यों का गठन, वो नए राज्य का जो गठन हो वो भारतीय संविधान के का अनुच्छेद 3 आपको देखने को मिल जाएगा। क्या है? अनुच्छेद 3 नए राज्यों के गठन की बात करता है। यानी कि भारत के राज्य क्षेत्र में जब भी कोई राज्य क्षेत्र आ जाएगा, उसके बाद अगर उसमें किसी नए राज्य क्षेत्र नाम सीमाओं में परिवर्तन को करना होगा तो आपको अनुच्छेद 3 का सहारा लेना होगा। आगे बात कर रहे हैं नागरिकता। तो नागरिकता आप देखेंगे तो ये जो है नागरिकता आपको भाग 2 में देखने को मिल जाएगी, नागरिकता कैसे मिलती है। इसके बाद मौलिक अधिकार की हम बात कर रहे हैं, तो मौलिक अधिकार आपको भाग 3 में देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आप देखेंगे तो भाग है, अनुच्छेद नहीं है। ये चीज़ आपको याद रखना है कि भाग और अनुच्छेद में अंतर मतलब आपको पता होना चाहिए, नहीं तो आपका सवाल गलत हो सकता है। इसके बाद प्रशासनिक अधिकरण की स्थापना आप देखेंगे तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 323A, तो ये आपका मिलान हो गया, इसको आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, भारतीय संविधान के अनुच्छेद तो 59 नंबर में अगर देखेंगे तो राष्ट्रपति की सिफारिश के बगैर कोई विधेयक जो कर लगाता है विधायिका में नहीं रखा जा सकता है। यह प्रावधान भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो यहाँ पे देखेंगे अनुच्छेद 117 के अंतर्गत आता है। अगला सवाल है 59, इसके बाद 60 नंबर का सवाल है, इससे 60 नंबर बनाना चाहिए था। तो 60 नंबर का सवाल है, वित्त विधेयक के बारे में विशेष उपबंध किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? तो ये आप देखेंगे वित्त विधेयक के बारे में विशेष उपबंध जो है वो अनुच्छेद 117 में देखने को मिल जाएगा। और यहीं पे आप देखेंगे राष्ट्रपति की सिफारिश के बगैर कोई भी विधेयक जो कर लगाता है विधायिका में नहीं रखा जा सकता। यह प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो ये भी 117 में आपको देखने को मिल जाएगा। आगे बात करते हैं मतलब सवाल नंबर 60 की। तो सवाल नंबर 60 में आप देखेंगे यहाँ पे भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया। हमने आपको बताया था कि अखिल भारतीय सेवाओं से जो सवाल बने हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये देखिए आपको 312 देखने को मिल जाएगा। और राज्य में जो है लोक सेवा आयोगों की जो व्यवस्था की है वो जो है आपको 315 अनुच्छेद में देखने को मिलेगा अनुच्छेद। और इसके बाद आप देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 61 में, तो निम्नलिखित जोड़ी में से कौन सी जोड़ी सही है ये आपको बताना है। तो भारत का सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 318 में, तो गलत हो जाएगा, आपको 318 में नहीं देखने को, भारत का सर्वोच्च न्यायालय वो अनुच्छेद 124 में देखने को मिल जाएगा। इसके बाद अगर हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पे देखेंगे भारत का निर्वाचन आयोग 324 में देखने को मिल जाएगा। हमने अभी आपको बताया है 324 में देखने को मिल जाएगा, तो ये वाला विकल्प आपको सही देखने को मिलेगा। संघीय लोक सेवा आयोग के अनुच्छेद 332 में ये गलत हो जाएगा। और महाधिवक्ता जो है ये भी गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको दूसरे नंबर का सवाल जो है वो सही हो रहा है, दूसरा पॉइंट सही हो रहा है। आज आपको बता दें कि आज जो है यहाँ सेशन यहीं तक था। यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा 61 नंबर सवाल तक हमने कंप्लीट कर लिया है। आगे अनुच्छेद से जितने भी सवाल बनेंगे वो अगले वाले सेशन में हम लोग कंप्लीट करेंगे। आगे और जो भी चैप्टर आएंगे, प्रस्तावना है, ये सब, इन सब से जो भी सवाल बनेंगे उसको भी हम इसी तरह से देखते जाएंगे। सबसे पहले तो हम चैप्टर के बारे में पूरा पढ़ेंगे, इसके बाद हम MCQ को भी सॉल्व करते हुए चले जाएंगे। इसी तरह से अगर आप
सॉल्व एक बार कर लेंगे तो आपको किसी तरह की परेशानी नहीं होने वाली है। आज का सेशन यहीं पे समाप्त हो रहा है। तब तक के नमस्कार। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। धन्यवाद।